नमस्कार साथियों, पुनः भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रैक्टिस साथ उपस्थित हूँ। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। अगला प्रश्न है 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह कब सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है ना। तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये कह रहा है कि मतलब एक तरह से 24वां संविधान संशोधन कब जो है यह पारित हुआ था। तो 1971 में यह सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है। तो संविधान संशोधन को करने का अधिकार संसद को है। ये 24वें संविधान संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया 1971 में, तो ये 1971 में होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है? यानी कि समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में सन्निहित है? तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अथवा विधि द्वारा समान संरक्षण किन्हें प्राप्त है ना? तो इन्हें ये जो है किन्हें प्राप्त है? नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि गैर नागरिकों, ये जो भारत के नागरिक हैं, गैर नागरिक हैं, सभी को जो है ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो सामाजिक समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 है ना। अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार, यह क्या करता है? यह करता है अनुच्छेद 15 में। तो अनुच्छेद 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर किसी नागरिकों के विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता? यानी कि फिर उसी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत पूछ रहा है, विभेद नहीं कर सकता तो किसमें है? जाति है, मूल वंश है, फिर जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, तो सभी के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में जो बातें कही गई हैं वह जाति, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। तो उपयुक्त में से सभी होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को किनके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करने से निवारित नहीं किया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को किनके लिए विशेष उपबंध किया गया है कि निवारित नहीं कर सकता? तो किसके लिए है? बालकों, स्त्रियों, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये उपयुक्त सभी के लिए है ना। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को किनके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है? तो बालकों के लिए है, स्त्रियां, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनके लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। तो उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर राज्य विभेद करता है तो क्या वह कार्य अवैधानिक होगा? तो नहीं होगा। ये कह रहा है धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर राज्य विभेद करता है तो क्या वह कार्य अवैधानिक होगा? तो नहीं, अवैधानिक नहीं होगा। इसके आधार पे कह रहा है ना, तो ये होगा, तो नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? तो ये स्थान के आधार पर विभेद की जो बातें हैं अनुच्छेद 15 में है, तो अनुच्छेद 15 में ये रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? तो अवसर का समान अधिकार जो प्राप्त है
है ना, नौकरियों आदि या सार्वजनिक पदों पर। तो अवसर के जो सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है, तो अवसर की समानता कहा जाता है, अनुच्छेद 16 है इसके लिए, है ना। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में किसी नागरिक के विरुद्ध किन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता है। तो किस आधारों पर विभेद नहीं किया जाता है? मूल वंश के आधार पे भी नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, उद्भव के आधार पे भी नहीं किया जा सकता, है ना। और क्या क्या दिया है? और क्या क्या दिया है? जन्म स्थान के आधार पे नहीं कर सकता, निवास के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं, तो सभी के आधार पे नहीं कर सकता, है ना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1976 में, यानी अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर दिया गया था, उसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रख दिया गया, तो ये 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के 93वें संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन का संबंध इनमें से किस प्रावधानों से संबंधित है? तो 93वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो आपके मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य वाले बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। तो 93वां संविधान संशोधन भी इम्पोर्टेंट है, बराबर पूछता है। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य निम्न में किससे संबंधित पुरस्कार केवल प्रदान करता है? तो किससे संबंधित प्रदान करता है? सैन्य संबंधी प्रदान करता है, और किससे संबंधी? विद्या संबंधी। और जो है ये प्रतिबंधित कर दिया गया है, जैसे सामाजिक सेवा, राजनीतिक सेवा के लिए नहीं है, सैन्य और विद्या संबंधित है। तो उपाधियों का अंत जो किया गया है अनुच्छेद 18 में, वह सैन्य संबंधी और विद्या संबंधी है। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में से किसे प्राप्तकर्ता उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है? तो किसे कर सकता है उपाधि के रूप में? यह भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो महावीर चक्र, है ना। कह रहा है राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में से किसे प्राप्तकर्ता उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है? तो किसे का? महावीर चक्र, ये जो है उपाधि इस्तेमाल कर सकता है अपने नाम के, यानी टाइटल में ये लगा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या सार्वजनिक संस्थाएं गुणीजनों को सम्मानित करने के लिए उपाधियां या सम्मान से अलंकृत कर सकती हैं? तो कर सकती हैं, हाँ कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो किसे उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ये कह रहा है कि भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र की कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति से, है ना। भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी यदि आप किसी विदेशी राष्ट्र की उपाधि अगर धारण करना चाहते हैं। तो ये भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आता है। अगला प्रश्न है, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और उन्हें पुनः कब चालू किया गया था? भारत रत्न सम्मान देने की जो बातें हैं, यह जुलाई 1977 और 1980 में, है ना। कह रहे हैं संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और उन्हें पुनः कब चालू किया? तो समाप्त करने की जो प्रथा थी 1977 में किया था, और पुनः चालू करने की जो प्रथा थी वह 1980 में किया था, है ना। इम्पॉर्टेंट है ये भी। क्या भारत सरकार, अगला प्रश्न है, क्या भारत सरकार किसी विदेशी नागरिक को किसी उपाधि सम्मान से अंकित कर सकती है? हाँ, तो कर सकती है, किसी विदेशी नागरिक को
यदि कोई उपाधि देना चाहती है तो दे सकती है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को कौन सी 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो कौन सी 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है? जैसे विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी है। शांतिपूर्ण निरायुध की सम्मेलन करने की, ये भी है। समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण करने की, ये भी सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने, बस जाने की, ये भी है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, सभी है इसमें से, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो किस आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? कह रहा है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता निम्न में से किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो मानहानि के आधार पे, न्यायालय की अवमानना के आधार पे, शिष्टाचार के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे, अपराध उद्दीपन के आधार पे, राज्य की सुरक्षा, भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के आधार पे, अलगाववाद के प्रचार के आधार पे। तो इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है ना। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेस की जो स्वतंत्रता आती है वाक स्वतंत्रता में आती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पे आती है। तो अनुच्छेद 19(1) क इसके लिए विहित किया गया है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता पर किनके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो किनके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो किनके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये इसमें कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण, निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता पर किसके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना। तो इसमें होगा अनुसूचित जाति के, है ना, और अनुसूचित जनजाति के हित में, है ना। अगर अनुसूचित जनजाति के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये कह रहा है कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण, निवास, बस जाने की स्वतंत्रता पर किसके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में। अगला प्रश्न है वित्तीय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को भारत के अतिरिक्त किन देशों के संविधान में शामिल किया गया है? तो ये जो है मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान में भी है और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में है। जैसे अबाध रूप से व्यापार करने, कारोबार करने, उपजीविका कमाने, वृत्ति करने की जो स्वतंत्रता है, भारत के अलावा आयरलैंड के संविधान में भी व्यवस्था की गई है और स्विट्ज़रलैंड में भी इस तरह की व्यवस्था है। दोनों जो विदेशी हैं, जो राष्ट्र हैं, सभी विदेशी राष्ट्रों में हैं, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? तो किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है अनुच्छेद 20 में? दोहरे दंड से संरक्षण की भी प्राप्त है, कार्यरत विधि से संरक्षण से प्राप्त है, आत्म अभिशासन से संरक्षण के संबंध में प्राप्त है। तो सभी होगा इसमें से। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से निम्न में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? तो इस प्रकार के जो प्रश्न विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, है ना, ये प्रश्न सही है। अनुच्छेद 21 के अनुसार कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से निम्न में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटे के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो इसके लिए 24 घंटा निर्धारित किया गया है। 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि कोई बंदी बनाया गया है तो। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 22 के तहत निम्न में से किन्हें बंदीकरण की व्यवस्था में संरक्षण नहीं प्राप्त है? तो बंदीकरण की यह अवस्था में संरक्षण नहीं प्राप्त है। शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को भी नहीं प्राप्त है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह संरक्षण प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है अब तक निवारक निरोध संबंधी निम्न में से कौन अधिनियम पारित किए गए हैं? तो कौन से अधिनियम पारित किए गए हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950 भी है,
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974। तो सभी है ना, जो निवारक निरोधक अधिनियम है ये सभी सही है। क्या राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य सेवा के लिए बाधित कर सकता है? तो हाँ, बाधित कर ही सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्ति नहीं की जा सकती? तो इसके लिए कानूनन जुर्म है। ये 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में या जोखिम भरे कार्यों को करना प्रतिबंधित किया गया, कानून प्रतिबंधित है। तो 14 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो किस आधारों पर लगा सकता है? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। तो सभी के आधार पर लगा सकता है। कह रहा है कि अनुच्छेद 25-24 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो जैसे लोक व्यवस्था के आधार पर भी लगा सकता है, सदाचार के आधार पर भी लगा सकता है और स्वास्थ्य के आधार पर भी लगा सकता है प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? धार्मिक स्वतंत्रता में क्या नहीं आता है, क्या नहीं शामिल है? तो राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट, यही नहीं है ना। कह रहा है राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट, ये नहीं प्राप्त है। पूर्णतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट नहीं दी गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो मतलब सभी है, भाषा, लिपि, संस्कृति, है ना। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? तो क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? भाषा, लिपि, संस्कृति, ये भी सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है? तो उपयुक्त दोनों में है, भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे, है ना। अल्पसंख्यकों को भाषाई आधार और धार्मिक आधार पे अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? तो ये लेख जो जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, वो 5 प्रकार के रिट पिटिशनर दाखिल कर सकता है, 5 आधार पे है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले लेख कौन कौन हैं? तो कौन कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले लेख कौन कौन से हैं? तो इसमें होगा उत्प्रेषण, है ना। उत्प्रेषण लेख है जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये सम्मिलित करने वाला प्रश्न है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र करना, ठीक है ना, ये होता है। परमादेश रिट क्या होता है? परमादेश लेख क्या होता है? तो किसी व्यक्ति या संस्था को अपने सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने की आज्ञा देना, ये परमादेश होता है। प्रतिषेध रिट क्या होता है? उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन करने से रोकना, यह क्या होता है? प्रतिषेध होता है। उत्प्रेषण रिट क्या होता है? तो उत्प्रेषण रिट होता है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मामले को उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करना ही उत्प्रेषण कहलाता है। अधिकार परीक्षा जो रिट होता है, ये क्या कहलाता है? अधिकार परीक्षा न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी पद जिसके लिए वह वांछित नहीं है ग्रहण करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा, है ना। ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो B.R. अम्बेडकर ने दी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एक कंफ्यूजन में आ चुका है। तो B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान का हृदय एवं आत्मा। अगला प्रश्न है, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो
तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में ये मामला आया था। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? तो गोलकनाथ का मामला था, ये 1967 में, है ना, 67 में संविधान सभा बुलाने की बात कही गई थी। इसी गोलकनाथ मामले को बाद में जो केशवानंद भारती मामले में उलट दिया गया था। अगला प्रश्न है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त हैं? तो गैर नागरिकों को कौन से प्राप्त है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये गैर नागरिकों को भी प्राप्त है और भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिक। अगला प्रश्न, किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? तो किस स्थितियों में किया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू हो तो क्या हो सकता है? मौलिक अधिकार निलंबित हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में पूछता रहता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कौन नहीं शामिल है? स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कौन नहीं शामिल है? तो स्वतंत्रता विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता ये नहीं है, ठीक है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, बंदी एवं नज़रबंद के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता ये है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। चलिए ठीक है, मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।